रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 23 का संबंध 13 के साथ में है, उसी प्रकार से 54 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस टाइप के प्रश्न में आपको यहाँ पर पता करना है कि 23 से यहाँ पर 13 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 23 से यहाँ पर 13 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 54 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 23 से यहाँ पर 13 बनाने के लिए क्या किया गया है। ध्यान से देखिए यदि हम 23 में से क्या कर दें -10 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 13। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 54 के अंदर और इस 54 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 54 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 54 में से हम क्या कर देंगे 10 को घटा देंगे। तो 54 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 44। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 44। अब हमें देखना है कि 44 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर 44 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे पास ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या किया गया है वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 और 2 को यदि हम आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से आगे देखिए 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। इसी प्रकार से देखिए 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 13। और मेरे पास ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और ध्यान से देखिए 13 हमें यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। संख्या 54, 76, 18, 29 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे तथा दाएं से दूसरे अंक का गुणनफल कितना होगा। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। तो मेरे भाई देखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करना, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर व्यवस्थित करना। तो यहां पर हमसे पूछा गया है अवरोही क्रम, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए प्रश्न के अंदर हमें एक संख्या दी गई है 54, उसके बाद में है 76, फिर उसके बाद में क्या है 18 और लास्ट में है 29 है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसको बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, अब इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो है बायां साइड, ठीक है, यानी कि बाईं तरफ, और ये होता है दाईं तरफ। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दायां। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको व्यवस्थित करेंगे अवरोही क्रम में, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ है। तो इस संख्या के अंदर हमें सबसे बड़ी संख्या दी गई है 9, फिर उसके बाद में क्या है 9 के बाद में, यानी कि पहले क्या है बड़ी संख्या 9, उसके बाद में क्या है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 है। 8 के बाद में छोटी संख्या है 7, तो 8 के बाद में लिखेंगे 7। 7 के बाद में है संख्या छोटी 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। 6 के बाद में छोटी संख्या है 5, तो 6 के बाद में लिखेंगे 5। 5 के बाद में छोटी संख्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 के बाद में छोटी संख्या होती है 3, जो कि इसमें नहीं दी गई है। 3 के बाद में छोटी संख्या होती है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद में 2 के बाद में छोटी संख्या होती है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब आगे क्या बोला गया है, बोला गया है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, यानी कि ये कौन सी संख्या है, नई संख्या है, इसमें बाएं से तीसरे, यानी कि बाएं से तीसरे और बाएं से तीसरे तथा दाएं से दूसरे अंक, दाएं से दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो बाएं से तीसरा अंक कौन सा है 7, और दाएं से दूसरा अंक कौन सा है 2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2। दोनों का गुणनफल आपसे पूछा गया है, तो 7 दूना के बन जाएगा 14, यानी कि नई संख्या में बाएं से तीसरे तथा दाएं से दूसरे अंक का गुणनफल बनेगा 14, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि भोजन, सब्जियां और गोभी, इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है भोजन, दूसरा शब्द है सब्जियां और तीसरा शब्द है गोभी। तो इन तीनों शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन। तो सबसे पहले देखिए भोजन और सब्जियां, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल सर इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जितनी भी सब्जियां होती हैं ये आती हैं किसके अंदर, भोजन के अंदर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे सब्जियां और गोभी के अंदर है। तो सब्जियां और गोभी के अंदर कोई रिलेशन है, तो हाँ सर बिल्कुल है, यानी कि गोभी है ये एक प्रकार की क्या है, सब्जियां है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले कॉमन शब्द है भोजन, तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, भोजन के लिए। उसके बाद में दूसरा शब्द है क्या, सब्जियां, तो जितनी भी सब्जियां होती हैं ये आती हैं किसके अंदर, भोजन के अंदर है। तो सब्जियों का आरेख आ जाएगा किसके आरेख के अंदर, भोजन आरेख
के अंदर है। इसी प्रकार से क्या बच गया, गोभी। तो जितनी भी गोभी हैं ये क्या होती है मेरे भाई, सब्जी होती है। ठीक है, यानी कि गोभी आएंगी किसके अंदर, सब्जी के अंदर है। तो गोभी का आरेख बन जाएगा सब्जी के आरेख के अंदर है। यानी कि भोजन, सब्जियां और गोभी, इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में PEARL को 18723 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और PAYER को 82736 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में y का कूट क्या है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 3 से 4 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ध्यान से समझिए। इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि PEARL, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PEARL। इसको क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको लिखा गया है 18723। ठीक है, इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे बोला गया है कि PAY, उसके बाद में क्या है ER। इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई PAYER, इसको लिखा गया है 82736। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि y के लिए कूट क्या होगा। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर आपको एक शब्द दिया गया है, इसके अंदर लेटर दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी एक शब्द दिया गया है, इसमें भी हमें लेटर दिए गए हैं। तो दोनों शब्दों के अंदर हमें देखना है कॉमन लेटर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर P दिया गया है, तो यहां पर भी P दिया गया है। इसी प्रकार से यहां पर E दिया गया है, तो यहां पर भी E दिया गया है। उसके बाद में यहां पर A दिया गया है, तो यहां पर भी A दिया गया है। फिर उसके बाद में यहां पर दिया गया है R, तो यहां पर भी R दिया गया है। लेटर कौन सा बच गया, तो ध्यान से देखिए, यहां पर तो लेटर बच गया Y और यहां पर लेटर बच गया L। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर भी एक संख्या दी गई है और यहां पर भी एक संख्या दी गई है। तो दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर भी 8 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर भी 7 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर भी 2 दिया गया है, 2 यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 यहाँ पर भी दिया गया है। संख्या कौन सी बच गई, तो यहाँ पर तो संख्या बच गई 1 और यहाँ पर संख्या बच गई 6। यानी कि L के लिए तो कूट हो गया 1 और Y के लिए कूट हो गया 6। हमसे पूछा गया है कि y के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई y के लिए कूट होगा 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 6 में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहां पर ही ध्यान से समझिए, यहां पर तो आपसे पूछा गया था y के लिए कूट। मान लीजिए यहां पर आपसे पूछा जाता कि l के लिए कूट क्या होगा, तो इसी प्रकार से यहां पर देखिए l के लिए कूट हो जाता 1। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि y के लिए कूट क्या होगा, तो y के लिए कूट होगा 6, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। ऑप्शन ए क्रोमियम धातु, ऑप्शन बी है कैडमियम धातु, ऑप्शन सी है कोबाल्ट धातु और ऑप्शन डी है कॉपर धातु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कैडमियम धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी है NH8, ऑप्शन सी है NH44 और ऑप्शन डी है NH11। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, टावर ऑफ साइलेंस कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। टावर ऑफ साइलेंस स्थित है मुंबई में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक संबंधित है कपिल देव से। ठीक है, तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 7। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद के द्वारा और ऑप्शन डी है कभी भंग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी है बिहार को, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे।